चलिए, आप तमाम बच्चों को गुड मॉर्निंग। भाई 2 दिन मेरा गैप रहा, इसलिए कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और मैंने जैसे मैसेज कर दिया था आप तमाम बच्चों को, मैं तो सब टेलीग्राम वगैरह पर भी, फेसबुक भी मैं डाल दिया था। चलिए, फिर मैं स्वस्थ हूँ अब और आपके सामने हूँ। हम लोग इसके पहले मैंने लगातार ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके चल रहा हूँ और उसी क्रम में आज मैं इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब की बात करूँगा आपके साथ। तो चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब मैं शुरू करता हूँ। और हाँ भाई, आप तमाम बच्चे 2 दिन के बाद में मिला हूँ, तो इसलिए मैं फिर आपको ये कह दूँ, आप भूल ना जाए कि आप थोड़ा सब्सक्राइब करें, है ना, और कमेंट करें, शेयर करें, है ना, ये सब चीज़ करते रहें, आप लाइक करें। तो ये सब करते रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहता है और मुझे अपने आप को मूल्यांकन करने का एक अच्छा मौका मिलता है, अपने आप में झांकने का मुझे मौका मिलता है कि भाई चलिए, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, और आप बार बार मुझे सलाह देते रहो। चलिए ठीक है, वर्ब की जहाँ तक बात है, मैं ये कहूँ, आप भी कहिए, अगर वर्ब है तो ग्रामर है, वर्ब है तो ग्रामर है, क्योंकि विदाउट अ वर्ब इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू क्रिएट ग्रामर, टू मेक ग्रामर। कि वर्ब को अगर आप हटा दीजिए तो मेरे ख्याल से शायद ग्रामर की रचना असंभव है, आप रचना नहीं कर सकते हो। देखिए, वर्ब है क्या? वर्ब की हिंदी क्रिया होती है। मैं ये कहूँगा कि हम और आप इस दुनिया में जीते हैं और अगर हम क्रिया को अपने जीवन से हटा दें, वर्ब को अपने जीवन से हटा दें, तो वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, कि हम इस दुनिया में जिंदा रह ही नहीं सकते हैं, हम कर ही नहीं सकते हैं, रह ही नहीं सकते हैं, मेरा विनाश सुनिश्चित है। वर्ब वो चीज़ है। अगर वर्ब है तो ये जीवन है, वर्ब नहीं है माने क्रिया नहीं है तो ये जीवन नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए वेयर देयर इज अ वर्ब देयर इज अ लाइफ, आप ये कह सकते हैं। आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम। हम उसी को अपने व्यवहारिक भाषा में हम लोग काम बोल जाते हैं और ग्रामर की भाषा में उसी शब्द को आप क्रिया बोलते हैं आप। और बोलिए, तो सामान्य तौर पर हम ये कहें, काम और क्रिया दोनों एक ही चीज़ है। बोलने के अपने अपने सोच हैं और अपने ढंग से हम लोग बोलते हैं, परिस्थिति के अनुसार बोलते हैं। चूँकि हम मानव हैं, हम एक शब्द के कई वैकल्पिक शब्द रखते हैं और बोलते रहते हैं। तो इसलिए जहाँ इंसान है वहाँ काम है, और अगर काम नहीं है तो आप इंसान नहीं जी सकते हैं, आपका अस्तित्व मिट जाएगा। ध्यान रखिए आप। इसलिए वेयर देयर इज वर्क देयर इज लाइफ, जहाँ काम है वहाँ जीवन है। वेयर देयर इज नो वर्क देयर इज नो लाइफ, जहाँ काम नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। इसलिए हम दिन रात काम करते हैं, कोई एक पल भी नहीं गुजरता जब हम काम नहीं करते, खास के। और इस धरती में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड की बात मैं करता हूँ, हर चीज़ काम करती है, हर चीज़, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे जो भी चीज़ हो। आपके इर्द गिर्द सैकड़ों नाउन हैं, सैकड़ों नाउन है, सभी नाउन काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, आप ये मत समझिए सिर्फ सजीव काम करता है, हर चीज़ काम करता है। मैं बोल रहा हूँ उस पर, मैं ये कह रहा था कि काम नहीं है तो आप ना हैं ना हम हैं। काम करने का मतलब क्रिया होता है, चाहे उस क्रिया को हम आँख से देखें या ना देखें, उसके मूवमेंट को हम देखें या ना देखें, लेकिन काम होते रहता है। जैसे चलिए आपकी बात में करता हूँ, अपनी बात में करता हूँ। सांस ले रहा हूँ मैं, सांस लेना एक काम है, शायद आप जानते होंगे। बैठे हुए हैं आप एक काम कर रहे हैं, बैठना। आप सुन रहे हैं, बैठे हुए कुछ बातें, आवाज़ आ रही है, जिस आवाज़ को आप सुन रहे हैं, आप सुनना काम कर रहे हैं।
कुछ चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, सोच रहे हैं, सोचना एक काम है। देखिए, ध्यान दीजिए, आप ये सब काम, आप सोए हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, सोना, और एक साथ कई काम कर रहे हैं आप, कई काम। अगर आप सोए हुए हैं तो 16 काम हो रहा है आपका, सब स्वप्न देख रहा है, वो स्वप्न देखना भी काम हो रहा है आपका, सांस ले रहे हैं आप, एक काम और कर रहे हैं, ये सब काम है। तो सामान्य तौर पर जितनी जीवधारी चीज़ें हैं, खास के सब काम कर रहे हैं। जो निर्जीव है वो भी काम कर रहा है। ये घर है, मान लीजिए, ये घर भी अपना काम कर रहा है। अगर ये काम ना करे तो हम इसको नहीं बनाते, क्योंकि ये हमें सुरक्षा दे रहा है, सुरक्षा देना काम है। हमें इस घर में जीने देना वो काम कर रहा है। बोलिए, हम इसमें आराम करते हैं, ये हमारे लिए ढेर सारा काम करता है। ये सुरक्षा देता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमारे लिए ये बिल्कुल एक ढाल की तरह काम करता है ना। हम कई काम करते हैं, हम जी रहे हैं, इसकी ये हमें शरण दे रहा है, क्या काम थोड़ी नहीं कर रहा है। अब आप अपने हिसाब से दो ढंग से काम कर सकते, काम को दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है मोशनफुल, एक होता है मोशनलेस। एक मोशनफुल, एक मोशनलेस, कि वो जहाँ जिसको आप देखते हैं मूवमेंट हो रहा है, भाई गाड़ी चल रही है, आप देख रहे हैं गाड़ी चल रही है, हमें चल रही है। एक होता है जैसे आप बैठे हो, चुपचाप बैठे आप, तो कोई भी आदमी अगर आपको देखे और आपके बारे में पूछे कि भाई क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहा है, हाँ ये सही है, क्योंकि आप मोशनलेस वर्क में अभी हैं, इसीलिए आपके बारे में कहा जा रहा है कि कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन काम तो आप कर रहे हैं। आप बैठे हुए कई काम कर रहे हैं, बैठना काम कर रहे हैं, सांस लेना काम कर रहे हैं, सोचना काम कर रहे हैं, कई काम कर रहे हैं आप। तो ये होता है कि काम कुछ होता है कि हम लोग दो काम को दो भागों में बांट के चलते हैं, एक मोशनलेस, एक मोशनफुल होता है। और मोशनफुल का मतलब होता है कि वो काम जिसमें हम कुछ अचीवमेंट होती है, जिसमें कुछ हम अपना अर्निंग होता है, जिस पे हम जी लेते हैं, तो वो सब चीज़ होता है। एक होता है जिसमें अर्निंग नहीं होती, काम तो होता है लेकिन उसमें आप कोई अर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी है कि जो अर्निंग हमें नहीं दे रहा है, या जिस काम के बल पर हम जी नहीं रहे हैं, मैंने तो वो काम नहीं है, आप जी रहे हैं। ऐसा मैं बोला कि बार बार बोला कि ऐसा एक पल भी नहीं जहां आप कोई काम ना कर रहे हैं। इसीलिए आप ये अपने आप को हमेशा समझें कि आप हमेशा काम करते रहते हैं। सोना, बैठना, उठना, जीना, मरना, खाना, पीना, ये सब के सब, पैसा कमाना, पढ़ाई करना, या जितना भी मेहनत करना, संघर्ष करना, आप जो भी काम है, सब सैकड़ों काम है जो जिसके साथ आप जुट के रहते हैं, आप ये सब करते हैं, यही तो काम है, यही काम है। और ग्रामर की भाषा में हम काम की जब उल्लेख करते हैं, हम उसमें ना लगा के बोलते हैं, जैसे पढ़ना, रोना, हंसना, चलना, बोलना, खाना, पीना, मरना, जीना, ये हो गया, इसी को आप काम बोलते हैं। तो काम इज इक्वल टू वर्क, वर्ब इज इक्वल टू वर्क। इसको बस एक वर्क, काम हाँ व्यवहारिक शब्द है जिसको हम यूज़ करते रहते हैं बार बार, और एक्चुअली ग्रामर की भाषा में उसको हम बोलते हैं काम। तो आइए, मैं ये कहना चाह रहा था आपको, हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसको इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन हो सकता है कि मैं इसका 2 क्लास ले लूँ। अगर एक क्लास में ये नहीं जा पाएगा तो 2 क्लास में इसका ले लूँगा और आप विस्तार से इसको जानो। तो आइए, मैं पुनः वापस चलता हूँ, थोड़ी सी जो मुझे कहनी थी, थोड़ी सी आपको समझाने के लिए एक जो विचार देना था मैं, वो विचार मैंने आपको दे दिया। तो कहने का मतलब, जहाँ वस्तु है वो वहाँ काम है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। बहुत ऐसा चीज़ को आप टच नहीं कर सकते हैं, वो भी काम कर रहा है। अनटचेबल भी काम करता है, टचेबल भी काम करता है, ध्यान रखिएगा आप। तो इसलिए जहाँ वस्तु वहाँ काम है। आप देख लीजिए, आप थोड़े काल के लिए, मैं बोला, एक कुर्सी है, आप कुर्सी रखे हुए हैं, मोशनलेस वर्क में वो है, वो कुर्सी है, वो जिस जगह उसको वजन बढ़ा रहा है, बोलिए, उसमें वजन वो बढ़ा रही है ना कुर्सी। पत्थर आप टुकड़ी रख देते हैं, बोलिए, काम कर रहा है, वो वेट बढ़ा रहा है। वो एक पेपर वेट आप टेबल पर रखते हैं, अगर वो उसका यूज़ ना हो, मतलब वो काम ना करे, तो हम उसको नहीं रखेंगे। इसलिए जो चीज़ काम ना करे उसका कोई यूज़ नहीं होता है, वो यूजलेस होता है। और ऐसा कोई चीज़ है जो यूजलेस हो, भले आप उसका यूज़ ना करें। प्रकृति में तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई काम है भाई, हर चीज़ का यूज है, यही जान लीजिए। और यूज है कहने का मतलब वो काम करता है। आप एक खाद डालते हैं खेत में, वो भी काम करता है। और वो काम ना करे तो हम क्यों उसको
यूज़ करें। इसलिए जान लीजिए आप, चाहे जो भी चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा हर चीज़ काम करता है। इसलिए वो चीज़ मेरे साथ वो चीज़ जुटी हुई है। अगर वो चीज़ काम ना करे तो हम उन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं आने देंगे। ये मेरा नेचर होता है। ये चलिए आइए वर्क की चर्चा मैं करता हूँ। देखिए वर्ब की परिभाषा हम ग्रामर के हिसाब से बोलेंगे, ग्रामर के हिसाब से कुछ लिखेंगे। तभी से मैं जो कुछ बोल रहा था आपको एक व्यवहार के आधार पर मैं बोल रहा था और कुछ सोच देने के लिए कुछ बोल रहा था। बहुत सारे टीचर लोग हैं, मैं यूट्यूब पे भी देखा हूँ और मैं देखते रहता हूँ, वो जो कुछ बोलते हैं वर्ब के बारे में तो थोड़ा सा अटपटा सा मुझे को लगता है, हम थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने ढंग से इसको व्याख्या करूँगा और जो ही बोलूँगा वो अकाट्य है। मैं इस चर्चा में आगे भी करूँगा। तो देखिए वर्ब एक्चुअली है कि वर्ब तो एक वर्ड है। जैसे आप लिखते हैं कि राइट, थोड़ी करके देखिए, राइट मन होता है लिखना। चलिए देखिए यह भी एक वर्ड है, ये इंग्लिश का वर्ड है और ये हिंदी का वर्ड है। तो वर्ब तो एक वर्ड है, वर्ड का एक काइंड है। तो अब ये वर्ड किस प्रकार का, आपने देखा ढेर सारा नाउन देखे, प्रोनाउन देखे, एडजेक्टिव देखे, ये सब चीज़ देखे। ये भी एक वर्ड है। ये वर्ड क्या काम करेगा भाई? और ध्यान दीजिए एक चीज़, काम जहाँ है वहाँ कोई ना कोई नाउन है। अगर कोई काम हो रहा है तो वहाँ नाउन है। हाँ, नाउन ना ला के उसके विकल्प में आप प्रोनाउन ले आओ तो अलग बात है। वो तो ज़रूरत के हिसाब से, साहित्य के सौंदर्यीकरण के हिसाब से या फिर यूज़ के दृष्टिकोण से हम प्रोनाउन का यूज़ कर लेते हैं। इसलिए काम का डायरेक्ट संबंध नाउन से होता है, चूँकि काम करने वाला नाउन ही होता है। ध्यान रखिएगा, नाउन काम करेगा, दूसरा कोई भी चीज़ काम नहीं करता है। इस कंसेप्ट को आप रखिएगा, ध्यान रखिए। हाँ, नाउन के बदले मैं बोल रहा हूँ कि नाउन के बदले आप प्रोनाउन वर्ड ले आइए, अलग चीज़ होता है। लेकिन प्रोनाउन भी एक नाउन अपने आप में है। चूँकि हम अपने व्यवहार के दृष्टिकोण से हमने कुछ वर्ड बनाया है प्रोनाउन जो हम लाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रोनाउन का अस्तित्व घट जाएगा प्रोनाउन के सामने, ऐसा बात नहीं होता है। इसलिए जान लीजिए, काम जहाँ है, जहाँ काम होता है वहाँ नाउन है, चूँकि नाउन ही काम करता है। चलिए आगे बताता हूँ मैं। हाँ, तो ये राइट एक वर्ब है, ये वर्ड है। तो वर्ड क्या करेगा भाई? तो ये काम को दर्शाता है, काम वर्क को दर्शाता है, जिसका अर्थ होता है लिखना। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि वर्ब के बारे में, वर्ब की परिभाषा क्या होगी भाई? तो आप ये कह सकते हैं कि भाई द वर्ड दैट शोज अ वर्क, द वर्ड दैट शोज अ वर्क इज कॉल्ड वर्ब। कि वह शब्द जो किसी काम को दर्शाता है, वह शब्द जो किसी काम को दर्शाता है, वर्क मूवमेंट को दर्शाता है, काम की गतिविधि को दर्शाता है, हम ऐसे ही वर्ड को हम क्रिया कहते हैं। बस सिंपल सी बात है कि द वर्ड दैट शोज अ वर्क या अ वर्क मूवमेंट इज कॉल्ड अ वर्ब। कि वह शब्द जो किसी क्रिया की गतिविधि को दर्शाता है या किसी क्रिया को दर्शाता है, ऐसे शब्द को हम वर्ब कहते हैं, ऐसे वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, जैसा आप देख लो। चलिए अब मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ। आज मेरा 12th क्लास चल रहा है, मेरा 12वां क्लास वर्ब के बारे में इंट्रोडक्शन है और मैं जल्दी ही इंट्रोडक्शन समाप्त कर दूंगा इसको। और आप सब रेगुलर देखो, बढ़िया से देखो और आपको बेहतरीन लगेगा। बहुत अच्छी चीज़ मैं देने जा रहा हूँ वर्ब के बारे में। आज मैं बहुत चीज़ बोलने जा रहा हूँ, मैं बोलूँगा। मैं चाहे 2 क्लास मुझे लगेगा तो मैं दूंगा 2 क्लास आपको। अब देखो क्या चीज़ है वर्ब। वर्ब के बारे में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, और बहुत सारे टीचर को मैंने देखा वर्ब को क्लियर नहीं कर पा रहा, वर्ब जो चीज़ होनी चाहिए वर्ब को। आइए जैसे देखिए, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसको। द वर्ड दैट shows a वर्क मूवमेंट। अब इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, आप एक वर्क भी कर सकते हैं। दैट शोज अ वर्क इज कॉल्ड अ वर्ब। द वर्ड शब्द होता है, वर्ब भी है तो एक शब्द है ग्रामर की भाषा में। द वर्ड दैट शोज अ वर्क, जो किसी काम को, ये मैंने यहाँ किसी है, मैं बोल चुका हूँ कि एक सेंस कोई भी किसी भी होता है।
यहाँ एनी की जरूरत हमको नहीं लाने की है, क्योंकि एनी का प्रयोग समान तौर पर आप माने, मैं बहुत विशेष चर्चा नहीं करूँगा कि ये निगेटिव इंटरोगेटिव में होता है। यहाँ ये सेंटेंस मेरा निगेटिव है ना इंटरोगेटिव, इसलिए मैं एनी का प्रयोग नहीं करूँगा यहाँ। उसके लिए मेरे पास आर्टिकल है ए। इसलिए द वर्ड दैट शोज अ वर्क, वह शब्द जो किसी काम को दर्शाता है, वर्क मतलब किसी काम को दर्शाता है या किसी काम की गतिविधि को दर्शाता है, क्रिया कहलाता है। बस ये चीज़ है। तो यही इसकी परिभाषा है। अब चलिए, जैसे आप एग्जांपल मैं दे रहा हूँ पढ़ना, जिसकी इंग्लिश होगी टू रीड। जाना, जिसकी इंग्लिश होती है टू गो। आना, टू कम। ऐसे ही सैकड़ों वर्ब है। यही मैं जो इंग्लिश का क्लास है इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ। आप ये देखो, ये सब चीज़ें इनमें बोला पढ़ना, रोना, हंसना, चलना, बोलना, खाना, पीना, जितना भी यार सबके सब वर्ड है। और ये ऐसा वर्ड है जो वर्ब को दर्शाता है, वर्ग को दर्शाता है। और जिसकी और वर्ब को जब भी आप लिखें और इसके ओरिजिनल रूप को 2 + V1 दे के लिखें, ना कि बिना V1 के। चर्चा मैं करने जा रहा हूँ इस पर। इसलिए पढ़ना टू रीड, जाना टू गो, आना टू कम। वैसे व्यवहार में लोग रीड बोल जाए, रीड मतलब जाना, गो मतलब आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब लिखने की बारी आती, बोलने की बारी आती, जैसे मेरे पढ़ाने की बारी आई, तो मैं इसकी जो वास्तविकता है उस वास्तविकता का ही उल्लेख करूँगा मैं आपको। व्यवहार में तो अलग चीज़ होता है। व्यवहार में तो अब कुछ जोड़ो, कुछ तोड़ो, कुछ ये सब जो होता है। लेकिन एक्चुअली लिखने खुने की जब बारी आती, पढ़ाने की बारी आती, तो वहाँ जो सच्चाई उसको बोलना ही पड़ेगा मेरे को। इसलिए चलिए अब हम लोग आगे निकल रहे हैं। अब ये इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको। सेंटेंस के तौर पर मैं एग्जांपल दे देता हूं कि राम बाजार नहीं, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है और वह वहाँ पढ़ता है। देखिए, राम स्कूल जाता है, ये वर्ब को देख लीजिए, जाना काम हो रहा है और वो वहाँ क्या करता है, पढ़ना। तो सेंटेंस में ऐसे इसको यूज हम कर रहे हैं टेंस बना करके। और वर्ब होता है पढ़ना, रोना, जाना, ये सब वर्ब है। टू रीड, टू प्ले, टू गो, टू कम, ये सब वर्ब है इंग्लिश में। जब यूज़ हम करते हैं उसको, तो हम उसको टेंस के बना करके यूज़ करते हैं अपने अनुसार, एक सब भाषा बना करके उसको यूज़ करते हैं। ऐसे आप यूज़ करते रहिए। इसलिए जाता है, पढ़ता है, आता है, तो ये सब चीज़ होते रहती, ये सब वर्ब है। जाना यहाँ वर्ब। जैसे अब मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ कि राम गोज टू स्कूल एंड ही reads he reads English. He reads English there. अब यहां देखिए, रीड सही, ये वर्ब है। राम, दोनों काम राम ही कर रहा है। सेंटेंस लिखे इसलिए राम के बदले में ही ले आए हम। मैं बोल चुका हूं कि काम जब भी करेगा तो नाउन करेगा। इसलिए ही उसी के विकल्प में आता है, तो आप कह सकते हैं नाउन प्रोनाउन ही काम करता, दूसरा कोई काम करने वाला नहीं होता है। ध्यान रखिए, काम करने की बात जब भी आएगी तो नाउन ही प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, तीसरा कुछ भी नहीं। और इसलिए इसको जाने, चर्चा मैं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि पहला लेसन में सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, वहाँ भी इसकी चर्चा मैं काफ़ी अच्छे ढंग से करूँगा। वहाँ तो क्या चीज़ है, कैसे है, आप इसको देखो जरा सा। आपने देखा वर्ब को, मुझे इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब में दे रहा हूँ। आइए अब मैं चर्चा थोड़ा करता हूँ कि काम नाउन करता है, प्रोनाउन करता है। अब काम क्या है, कैसे है, कितने प्रकार हैं, इसको कैसे यूज़ हम करते हैं, इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा चर्चा करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान रखिए आप, और इसको बहुत अच्छे ढंग से देखो, समझो। कुछ मैं हट के देने जा रहा हूँ, शायद आपको एक नया कंसेप्ट मिलेगा। आज तक जितना भर आप पढ़े होंगे उसमें से एक नई चीज़ मिल जाएगी। मुझे एक दो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इस पर।
तो वीडियो में आप देख लो, क्लियर कर दूंगा मैं इसको। एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, और एक करूंगा तो कुछ लंबा क्लास हो जाएगा इसका। तो मैं इतना लंबा ना देके थोड़ा सा आपको एक छोटा क्लास देना चाहता हूँ, मैंने जो एक आपका डिमांड है, ताकि आप उबे ना देखते हुए वीडियो को। देखिए अब क्रिया की बात आती है, वर्ब की बात आती है। तो ग्रामर पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्रामर के दृष्टिकोण से ही बात हम करना चाहते हैं अब। तो वर्ब जो होता है एक्चुअली इसको दो भागों में डिवीजन किया गया है, क्योंकि इससे काइंड हो जाता है। आप मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। आप ये कह सकते हैं वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो मोटा मोटी आप ये जाने तो हम लोग तुरंत कहेंगे वर्ब के दो प्रकार होते हैं ग्रामर के दृष्टिकोण से। ग्रामर तो वही चीज़ है जो हम करते हैं, जो हम करते हैं उसी को हमने ग्रामर में भी संकलित किया है जी। जो ग्रामर मेरे लिए है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सब बने उसके लिए हमने ग्रामर एक रूल बना दिया है, जो लिटरेचर का एक संविधान कहिए उसको, विधान कहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहिए आप उसको, वो है ग्रामर मेरा। तो वर्ब है, या अब मैं इसे कह दूँ वर्ब को कितने काइंड से बांटा जा सकता है। तो वर्ब को मोटा मोटी हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ देखिए, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, इसी को दूसरा आप कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इस दोनों की हिंदी होती है सहायक क्रिया। आप दोनों को बोल सकते हैं सहायक क्रिया, एक प्रकार हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इसी हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में बोल सकते हैं आप एच भी, इसको बोल सकते हैं ए भी, जो आगे चर्चा करेंगे। एच भी हम लोग बार बार बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब थोड़ा लंबा बोल के एच भी बोलते हैं, थोड़ा सेकंड में कम मेरा हो जाता है, सेकंड से कम में भी हो जाता है मेरा। इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब के बदले में क्या बोल सकते हैं, ए भी बोल जाते हैं। तो चलिए इस ए भी तो कम, थोड़ा सा एच भी हम लोग ज़्यादा बोलते हैं। चलो भाई जो बोलते हैं उसी की मदद लेकर के हम लोग अपना काम करते रहेंगे। और आगे आपका है मेन वर्ब। मेन वर्ब इसी को बोलते हैं आप प्रिंसिपल। इसी को आप बोलते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी ORDINARY ऑर्डिनरी वर्ब। यानी वर्ब के दो प्रकार। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं सबको प्रधान क्रिया या मुख्य क्रिया। ऑर्डिनरी वर्ब का मतलब हो गया सामान्य क्रिया। ध्यान रखिए, सामान्य क्रिया जो आमतौर पर होते रहता है उसी को। तो आप लोग जाने कि वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं। हाँ, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं एम भी, इसी को बोलेंगे पी भी। इसको बोल रहा हूं तो बोल दीजिए ओ भी बोलिए। ओ भी मतलब ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब मतलब संकेत करेगा आपको मेन वर्ब की तरफ। आप इसको हेल्पिंग वर्ब में ऑर्डिनरी वर्ब नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसको तीन नाम देते हैं। मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल मतलब प्रधान जो होता है। आज वर्ब में भी जो प्रधान होगा इसलिए उसका नाम प्रधान दे दिया, प्रधान वर्ब। और इसी का तीसरा नाम है ऑर्डिनरी वर्ब, मैंने या करके दे दिया। आपको जो याद कर रखना हो याद रखें आप, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, है ना। तो ये हुआ। तो अब आइए अंग्रेजी में, आप हिंदी में जितने भी ना वाले वर्ड हैं, ना, अब हिंदी की थोड़ा मदद ले रहे हैं हम लोग इसको जानने के लिए। हिंदी में ना से अंत होने वाले जितने शब्द हैं वो सब के सब मेन वर्ब होते हैं। पढ़ना, रोना, हंसना, चलना, बोलना, खाना, पीना, मरना, जीना, जितना बोलते जाइए अपना वाले वर्ड जितने भी आपके पास है सब निकाले, सब मेन वर्ब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब पटना मेन वर्ब नहीं, खिलौना मेन वर्ब नहीं। अरे इसमें कुछ अपवाद है, उस अपवाद को छोड़ करके समान तौर पर चल, अपवाद तो होते ही है भाई। और अपवाद जो तो रूल में आता नहीं है, वो तो बार कीजिए उसको। तो इसलिए कुछ छांट करके ऐसे वर्ड जो हो आपको, जो नाउन बन जाता है या कुछ और बन जाता है। जैसे सकना, कैन में सकना होता है, सकना मेन वर्ब नहीं हो सकता, अपवाद है।
हम अपवाद की बात नहीं करते तो, और अपवाद के चलते हम रूल को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना से अंत होने वाले जितने भी वर्ड हैं सब के सब मेन वर्ब हैं, और कुछ अपवाद को छोड़ करके, है ना। जैसे इसमें आप लिखते हैं पढ़ना, जाना, तब पढ़ना की इंग्लिश में क्या लिखेंगे? टू रीड, टू रीड। जाना क्या लिखेंगे? टू गो। ऐसे सैकड़ों है, आगे मैं चार्ट दे दूंगा, आप रख देंगे। इसलिए देखिए ना से अंत हो रहा है, जिसकी इंग्लिश क्या हो रही है? टू रीड। जाना ना से अंत हो रहा है, अब क्या होगी? टू गो। ऐसे होता है। इसलिए इंग्लिश में, हिंदी में आप लिखिए जाना, ऐसे लिखते जाइए। अंग्रेजी में जब भी आप लिखेंगे तो मेन वर्ब को 2 + V1, चूंकि ये दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, या वास्तविक रूप है ये मेन वर्ब का। ये कोई डुप्लीकेट रूप नहीं है, ये बनावटी रूप नहीं, ये ओरिजिनल रूप होता है मेन वर्ब का। ध्यान रखिए। बहुत टीचर को मैंने देखा है बोलते हैं, और ये कि कुछ गलत बोलते हुए, मैं इसको गलत मानता हूँ, चूँकि सीधा बोलता बहुत टीचर कि ये वर्ब का ये टू रीड, ये वर्ब का ओरिजिनल रूप है और ये पुल्लर में पैदा लिया। जस्ट आई स्ट्रांगली अपोज दिस। मैं डट के इसका विरोध कर रहा हूँ कि ये गलत है बोलना, आप गलत मत बोले। क्योंकि वर्ब का जब भी पैदाइशी रूप होता है 2 + V1 होता है, ये 2 + V1 ये रूप है, और ये ओरिजिनल रूप है। ये ना सिंगुलर है ना प्लुरल है, और इससे आप सिंगुलर प्लुरल बनाइए। आइए इसके मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, पहले इसी की चर्चा करूँगा, तब मैं इसकी चर्चा करूँगा। इसलिए मैं बोला कुछ कंसेप्ट लो आप, मैं और 10 मिनट क्लास लेता हूँ इसको, फिर मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, अगर कम रह जाएगा तो ये था। इसलिए आप जब भी मेन वर्ब को लिखो 2 + V1 दे के लिखिए आप, और ये हुआ मेन वर्ब। अब इसका हम यूज़ करते हैं, जैसे कैसे यूज़ करते हैं तो उसकी चर्चा मैं थोड़ी कर देता हूँ, क्योंकि मेन पूरी चर्चा तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वर्ब पढ़ाऊँगा तो फिर मैं चर्चा करूँगा। और उसी ढंग से हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा क्या होती है मैं इसकी चर्चा में करूँगा, है ना। और इसकी परिभाषा क्या होगी वही मैं दूंगा आपको, और सारी परिभाषा पर रखिए, उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे। इसलिए इसको मैं देने जा रहा हूं। ये हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब कहते हैं किसे? सवाल उठता है परिभाषा क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा क्या होती है, मेन वर्ब की परिभाषा क्या होती है। आप इस दोनों को जानो, बढ़िया से जानो परिभाषा। तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, क्रिया तो है लेकिन एक शब्द जुड़ गया सहायक, सहायक मतलब सहायता करने वाला क्रिया है। तो ये कौन क्रिया भाई? सहायक, सहायता करने वाली क्रिया। सहायता किसको करेगी? क्रिया सहायता से क्रिया को क्रिया जो है, क्रिया किसको सहायता करेगी? तो किसी की दूसरी क्रिया को सहायता करेगी। ध्यान रखिए। ये है प्रधान, ये है सहायक। स्वाभाविक है, किसी संस्थान में अगर कोई प्रधान है, प्रधान मतलब प्रिंसिपल है, तो उसके जो असिस्टेंट होते हैं, जो उसी को मदद करने के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं सहायक, है ना। तो इसीलिए आप, ये वो क्रिया है जो अपने प्रिंसिपल को मदद करेगा भाई, ये अपने प्रिंसिपल को मदद करने वाली ये क्रिया, इसलिए सहायक क्रिया हो गया। तो कहने का मतलब परिभाषा के रूप में आप इसको कह सकते हैं कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की मदद करता है वो सहायक क्रिया कहलाती है। मतलब वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की मदद करे, तो मुख्य क्रिया की मदद करने वाली जो क्रिया होती है उसी को मैं हेल्पिंग वर्ब कहूँगा, उसी को मैं सहायक क्रिया कहूँगा। तो कहने का मतलब परिभाषा के रूप हम बोलेंगे ग्रामर की भाषा में कि द वर्ब दैट हेल्प्स अ मेन वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। वह क्रिया जो सिर्फ मुख्य क्रिया की मदद करता है उसी को हम सहायक क्रिया कहते हैं। ये मेन परिभाषा ये होती है इसकी। इसका काम सिर्फ और सिर्फ है मुख्य क्रिया की मदद करना, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये होती है कि सहायक क्रिया जब भी होगी अकेले कभी नहीं होगी, अकेले होगी ही नहीं, क्योंकि इसका नाम सहायक है और इसको आना पड़ेगा। किसके साथ आना पड़ेगा? तो प्रिंसिपल साहब के साथ आना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल क्रिया यानी प्रधान क्रिया के साथ, मेन वर्ब के साथ आना ही पड़ेगा इसको, तब जाके ये इसकी मर्यादा होगी। कब मर्यादा मतलब हो गया सहायक कहलाएगी ये। इसलिए ध्यान रखिए, ये कभी अकेले नहीं आती है, जब भी आएगी तो मेन वर्ब के साथ आएगी। शायद आपके मन में एक बात चलती होगी, शुरू हो गया होगा, मैंने ये बोला कि ये जब भी आएगी तो कभी अकेले नहीं, मेन वर्ब के साथ आएगी, और आपके दिमाग में बात चलना शुरू हो गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा खैर, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। मैं बोला कि मेरा उद्देश्य कन्फ्यूजन को कभी जगह नहीं देना होता है। आइए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, बोलने के बाद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा,
तो मैं इसकी परिभाषा बाद में लिखूंगा, इसकी चर्चा बाद में करूंगा। पहले मैं इसकी चर्चा करता हूं। मेन वर्ब को लेकर चलता हूं मैं। मेन वर्ब को चलने के बाद तब मैं इसको, इसकी परिभाषा, तब इसको लेकर आऊंगा, तब आप इसको भली भांति समझेंगे। और मैं पहले इसको लेकर चल रहा हूं। मेन वर्ब की चर्चा मैं पूरी तरह करता हूं। आप देखो जरा सा, चलिए इस कंफ्यूजन को हटाइए। आप सारे लोग जानो एक्चुअली वर्ब की वास्तविकता क्या है। वर्ब है तो सांस है इंग्लिश की, लिटरेचर की। वर्ब नहीं है तो कोई सांस है, डेड है ये। इसलिए मैं इसकी चर्चा में करूंगा। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा नाउन को मैंने बृहद पूर्वक लाया था, चूंकि नाउन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्ब, चूंकि नाउन और वर्ब की दोस्ती होती है। वर्ब को मैंने डट के चर्चा किया था, नाउन पर चर्चा किया, और वर्ब की मैं थोड़ी चर्चा मैं कर देता हूँ डट करके। और आप इसको जानो क्या इसमें है, क्या कमी रह जाती है आपको समझने में। चलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ मेन वर्ब की। पहले मैं उठा रहा हूँ इसको, इसकी परिभाषा को जानिए। अब मेन वर्ब कहते हैं, इसको प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, इसको ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हैं। मैं नाम दे चुका हूँ आपको वहाँ। इसका डेफिनेशन क्या होता है। अब देखिए मेन वर्ब, इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, और आप सहायता भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख लीजिए इसकी परिभाषा होगी। थोड़ा सा कुछ समझिए, थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ, थोड़ा समझ के। जैसे देखिए वह उसने खाया, उसने खाया था। सर देखिए लैंग्वेज है, भाषा है, मैं कुछ लिखाने जा रहा हूं। यहां देखिए उसने खाया, ये पास्ट टेंस का वर्ब है। आप जानते हैं समांतर हम लोग समझते हैं भाई, खाना का ही पास्ट रूप है, जो काम हो गया है खाया, इसलिए उसके चेहरे को हम लोग इस रूप में रखना पड़ता है ना। उसने खाया, ठीक है, एक बार मेन वर्ब भैया खाना, चलिए आप भी समझ रहे खाया। उसी में देख लीजिए एक आ गया, फिर दूसरा से मैंने खाया था आ गया। अब क्या चीज, चलिए हो सकता है कि आपको जरूरी है लाए, कोई दिक्कत नहीं, लाइए। लेकिन एक चीज बताइए, उसने खाया, यहां ये वर्ब है, मुख्य क्रिया है, इसकी इंग्लिश होगी ही एट। मैं थोड़ा सा हिंदी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, उसका ट्रांसलेशन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा कि ही एट, उसने खाया, यहाँ मेन वर्ब हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो अकेले है, या ये मेन वर्ब, मैं बोला कि ना बुलाइए, खाना ना है, ये मेन वर्ब है। ये बेचारा सेंटेंस में अकेले है, प्रोनाउन के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखिए वही था के साथ है। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि मेन वर्ब एक सामर्थ्यवान क्रिया है, कि वो अकेले भी आता है, एकदम वो ऐसा वर्ब जो अकेले भी आता है, वो एकदम सामर्थ्यवान होता है, क्योंकि प्रिंसिपल को किसी के सहायता की जरूरत नहीं होती है, वो अकेले आराम से रह सकता है एक संस्थान का हेड बन करके। इसलिए सेंटेंस का हेड बनकर वो अकेले रह सकता रहता है। हाँ, अब आप अपने अनुसार, चूंकि आपको और भी ढंग की भाषा सिर्फ इसी से क्लियर नहीं होगी, आप और जैसे वह खाएगा, अब देख लीजिए खाएगा। अब खाएगा की जगह हम खाया नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो नेचर ऑफ वर्क होता है। अब किस नेचर का वर्क है, आप उस हिसाब से अब आप मोड़ लाते हैं और आप लिखते हैं इसीलिए आप, हो सकता है कि आपको जरूरी होकर नहीं हमको और भी ढंग से लिखना है, तो आपने एक हेल्पिंग वर्ब को लाया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेन वर्ब वह वर्ब होता है जो सेंटेंस में अकेले भी आने की क्षमता रखता है और किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ भी, अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के हिसाब से। ये होता है कि मेन वर्ब मुख्य क्रिया वह होती है जो किसी सेंटेंस में अकेले भी आने की क्षमता रखती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी, मतलब द वर्ब दैट इज कैपेबल टू कम अलोन इन द सेंटेंस और विथ अ हेल्पिंग वर्ब, या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ भी। ये होता है मेन वर्ब। फिर सुन लीजिए डेफिनेशन इंग्लिश में, मैं बोलता हूं मौखिक रूप से, मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं कि द वर्ब दैट इज कैपेबल टू कम अलोन, एलोन अकेले, कम एलोन अकेले आने की क्षमता, कम एलोन और विथ अ हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। ये होता है कि वह वर्ब जो किसी सेंटेंस में या तो अकेले आने की क्षमता रखता है या हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये होता है, वो अकेले भी आ सकता है, लेकिन ये क्षमता किसी हेल्पिंग वर्ब में नहीं होती है। चलिए भाई आइए,
अब डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, आप इसको भली भांति आप समझ जाओ, रटने की जरूरत है, रटते जाओ। इंग्लिश है, हिंदी भाषी हम लोग हैं, बहुत समझ के याद नहीं है तो रट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेफिनेशन देखिए इसका, द वर्ब दैट इज capable to come along or with a helping verb in the sentence is called a main verb. The verb that is capable, केवल सक्षम, ध्यान रखिए, वह वर्ब जो सक्षम होती है, यानी सक्षम है, टू कम आने के लिए, एलोन अकेले, और विथ अ हेल्पिंग वर्ब या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ, इन द सेंस वाक्य में, इज कॉल्ड कहलाती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। आप हिंदी इसको शुद्ध ढंग से समझ लें सीरियली, कि वह क्रिया जो किसी सेंटेंस में अकेले आने की क्षमता रखता है, अकेले आने के लिए सक्षम होता है, या किसी सहायक क्रिया के साथ, उसे ही हम मुख्य क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब मेन वर्ब अकेले भी आने के लिए सक्षम है, और हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ भी आने के लिए सक्षम है। तो इसलिए मैं इसकी हिंदी लिख देता हूँ, जरा सा बोर्ड पे देखिए। वह क्रिया, बहुत बच्चों का डिमांड होता है इसलिए मैं लिख देता हूँ, वह क्रिया जो किसी सेंटेंस में अकेले या किसी सहायक क्रिया के साथ वह क्रिया जो किसी सेंटेंस में अकेले या किसी सहायक क्रिया के साथ आने में सक्षम होती है, मुख्य क्रिया कहलाती है। हो सकता है हिंदी बहुत बच्चों को अच्छी न लगे, क्योंकि अब बहुत बच्चों का डिमांड होता है, और मैं थोड़ा बेसिक इंग्लिश दे रहा हूँ, मैं थोड़ी जड़ की चीज़ें दे रहा हूँ जो आपके लिए सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं लिख दिया। हिंदी और इंग्लिश जैसी समझ, लेकिन आपको समझना, वेदर यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश और हिंदी, हमको इससे मतलब नहीं है आप हिंदी को समझ रहे या इंग्लिश में, लेकिन आपको समझना है, और समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए, तो इसलिए द वर्ब दैट इज केबल टू कम अलोन और विथ अ हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। वह क्रिया जो किसी सेंटेंस में अकेले आती है या सहायक क्रिया के साथ आती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट और मैं दे रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में अगर किसी वर्ब को आप अकेले देख लीजिए तो वो मेन वर्ब ही होगा, क्योंकि ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब को, और ये अधिकार मेन वर्ब को ही है। किसी वाक्य में अकेले मैं एलोन दिया है, किसी हेल्पिंग वर्ब को नहीं अधिकार है वो अकेले आ जाए, चूंकि फिर अकेले जब आने की क्षमता उसकी हो जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा भाई, तो सहायक का जो उसको एक नाम दिया गया सहायक करके, उसका तो कोई होगा ही नहीं, तब हेल्पिंग तो होगा ही नहीं, वो तो मेन में चला जाएगा। वो कंसेप्ट सीधा कि अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब को हम देखेंगे तो हम कदापि नहीं उसको कहेंगे कोई दूसरा वर्ब, ना उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ना मेन वर्ब कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। जब भी कहेंगे तो उसको हम ना हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ना ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, जब भी कहेंगे तो उसको मेन वर्ब भी कहेंगे, क्योंकि ये पावर, ये अधिकार और इसके लिए अधिकृत सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब है। ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ।
इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल टू प्ले, टू कम, टू गो, टू सी, टू से, टू टेल, ढेर सारा चीज, टू रीड, टू राइट, आप लिखो ना, टू रीड, टू राइट, टू टीच। आपके पास अनगिनत वर्ब हैं, आप जितना बोलते हो ना काम, वो सब क्रिया ही है। उसको लिखते हैं इंग्लिश में हम टू देकर, ध्यान रखिए, टू प्ले, टू कम, टू गो, टू सी, टू से, टू टेल, टू रीड, टू राइट, टू, ऐसे लिखिए। उसी व्यवहार आप बोलते हैं ना, पहले मैंने खेला, अब बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग बोलते हैं, हम भी बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, लेकिन जहाँ तक समझाने की बात है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी की है, जो रियलिटी की बात होती है, तो वो तो आप जानो मेरे बच्चों कि आप जब भी लिखोगे तो ये। अब आइए मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब की चर्चा खत्म करने के बाद तब मैं हेल्पिंग वर्ब में जाऊँगा, वहाँ से डेफिनेशन शुरू करूँगा, पहले इसको जान लीजिए थोड़ा सा। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि मेन वर्ब को जब भी हम लिखेंगे तो टू के साथ लिखेंगे, और वर्ब का यह पैदाइशी रूप है, यह ओरिजिनल रूप है, जो कोई मेन वर्ब जो पैदा लिया है ना, पैदा जैसे बच्चे पैदा लेते हैं ना, उसका जो ओरिजिनल रूप होता है, उसमें देखिए आप, उसमें कोई श्रृंगार नहीं होता है कोई क्या, कोई बस जो निकला उसका वो वास्तविक रूप होता है। माँ के गर्भ से जब वो आता है तो उसका वास्तविक रूप देख लो आप, वो होता है। फिर उसके बाद बढ़ता है, फिर उसके रूप को बदलते हैं, उसके शरीर की बनावट बदलती है, उसके चेहरे बदलते हैं, हर ढंग की बातें आती है। ठीक लाइक दैट, उसी तरह से आपका मेन वर्ब ये 2+V1 के रूप में पैदा लिया है, जो ना सिंगुलर है ना प्लुरल है। बहुत सारे वर्ब, टीचर को मैं तभी इसके पहले मैं बोला था कि ये देखो 2 प्ले वर्ब का ये रूप में पैदा लिया है, वो बोलता टू, ये वर्ब इस रूप में पैदा लिया, प्लुरल में पैदा लिया है। आई स्ट्रांगली अपोज दिस, मैं डट के अपोज करता हूं कि बच्चों के सामने कम से कम टीचर होने के नाते आप ये शब्द को ना यूज करें। आप ग्रामर में डुबकी लगावें या अपनी सोच को बदलें। और ये भुवन जी बोल रहा है यहाँ, क्योंकि भुवन जी कई किताबें, मैंने कई किताबें लिखी हैं और मैंने डट के लिखा है। आप देखिए, हमारी एक किताब है सरल ग्रामर, मैंने लिखी है, मोटी किताब है, और देखिए मेरा फोटो लगा हुआ है यहाँ, और इसे मैंने लिखा है इस चीज़ को, इसलिए मैं लिखित में भी हूँ। इसलिए आप बोलते हैं कि ये सो नहीं, वर्ब ना सिंगुलर पैदा लिया ना प्लुरल में। बच्चा होता है ना, वो ना सिंगुलर प्लुरल है, बस यही जान लीजिए। बड़ा होगा तो जो होगा उसका रूप बदलता चला जाएगा। इसीलिए ये वर्ब है, वर्ब जब भी पैदा लिया 2+V1 के रूप में है, V1 के रूप में कभी नहीं, है ना। ये V1 इसका 2V1 का बदला हुआ रूप है। आप इसको ना दीजिए, अब रूप बदल गया, ये इसका बदला हुआ रूप है, ध्यान रखिए आप। इसलिए ये ओरिजिनल रूप नहीं, ये पैदाइशी रूप नहीं है। आप ये जानो इस चीज को। ये ओरिजिनल रूप 2V1 नहीं है, 2V1 है। ये 2+V1 रूप में जानो, 2 वर्ब, इसी 2V1 को हम 5 रूपों में बदलते हैं। इसको V1 2V1 के रूप में, वर्ब का ये पहला रूप इसी से निकला है, V1 रूप, इसको हम V1 रूप में वर्ब का पहला रूप मानते हैं। चूंकि जो पहले जिस रूप में पैदा लिया है ना, पहला रूप, उसको V1 बोलते हैं। उसी V1 में ये 2 लगा देते हैं, इसलिए कि V1 अकेले पैदा नहीं लिया, कौन सी के साथ पैदा लिया, 2 के साथ, 2V1, ध्यान रखिए। इसलिए इसी 2V1 से V1 निकला है, इसी 2V1 का V2 रूप है, इसी से आपको V3 है, इसी से आपका V4 है, इसी से आपका V5 है। हम सब की चर्चा करने जा रहे हैं इस पर। हम एक चार्ट देंगे, इसको रट जाइएगा आप, क्योंकि वर्ब पे पूरी इंग्लिश नाचती है। अगर वर्ब पे जितना अच्छा कमांड होगा आपको, आप उतना बेहतर करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए आप में कुव्वत होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए कि वर्ब को आप कितना उतार पाते हैं अपने जीवन में। और जितना अच्छा से उतार पाएंगे, उतना अच्छा से नरेशन समझेंगे, उतना से वॉइस समझेंगे, उतना अच्छा से ट्रांसलेशन समझेंगे, उतना अच्छा से हर चीज़ समझेंगे आप, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ओनली ऑन वर्ब। द इंटायर मूवमेंट ऑफ इंग्लिश इज डिपेंडेंट ऑन वर्ब। इंग्लिश की जितनी भी संपूर्ण अंग्रेजी साहित्य की जो गतिविधि होती है ना, संपूर्ण चीज वर्ब पर निर्भर है, ध्यान रखिएगा। इसलिए वर्ब का ओरिजिनल 2+V1 होता है, इसी का V1 रूप है, इसी का V2 रूप है, इसी का V3 रूप है, इसी का V4 रूप है। आप समझ लीजिए, इस 2V1 को अन्य 5 रूपों में बदला जाता है, अन्य 5 रूपों में बदला जाता है। जिस तरह से आप मान लीजिए
हम लोग घर में पलंग लगा के रखते हैं, चेयर, ढेर सारे काइंड्स ऑफ फर्नीचर होते हैं हमारे घर में, कुर्सी है, टेबल है, पलंग है, वो सोफा सेट है, क्या क्या, ये सब सारी चीज़ें फर्नीचर हैं। तो फर्नीचर हम लोग बनाते हैं कुछ लकड़ी से। मान लीजिए एक पौधा जो है, एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष जो पैदा, मान लीजिए एक कुर्सी है, तो क्या कुर्सी के रूप में ही पैदा होता है क्या? क्या बेंच है, डेस्क है, क्या बेंच डेस्क से ऐसे उसमें पैर लगा हो पैदा होता है धरती से क्या, जिसको हम तोड़ के ले आते हैं? ऐसा नहीं होता है, एक वृक्ष के रूप में पैदा होता है। अब हम उस वृक्ष के रूप को बदलते हैं अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से। अगर हमें कुर्सी बनाना है तो उसका कुर्सी का रूप तैयार करते हैं, अगर हमको बेंच बनाना है तो बेंच का रूप तैयार करते हैं, हमें सोफा बनाना है तो हम सोफा का रूप तैयार कर लेते हैं। जस्ट अकॉर्डिंग टू आवर ओन नेसेसिटी, जस्ट वी मेक द सेवरल फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वुड, कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार हम उस लकड़ी का भिन्न भिन्न रूप तैयार करते हैं। ठीक उसी तरह से आप ये जो ओरिजिनल रूप है, आप इसका ओरिजिनल एक लकड़ी माने, पैदाइशी जो लकड़ी होता है जो इस धरती से ऊपर खड़ा होता है, आप वो माने इसको। तो उसी तरह से वर्ब का ये पैदाइशी रूप है 2 + V1, जिसको अकॉर्डिंग टू आवर ओन नेसेसिटी, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार हम इसका अनेक रूपों में डालते हैं। उसको देख लीजिए, V1 है, V3 है, V4 है, V5 है, अनेक रूप है, ये चीज़ है ये। अब इसके जो रूप है उन रूपों में आप तलाशो, आपको क्या तलाशना है, सिंगुलर नंबर तलाशना है कि पर्सन तलाशना है कि टेंस तलाशना है, क्या तलाशना, व्हाट डू वांट टू सर्च, आपको क्या तलाशना है, आप तलाशो इसमें ये क्या है। इसीलिए हम इस बात पर चर्चा करेंगे अभी, और इसी इंट्रोडक्शन क्लास में मैं इसकी चर्चा मैं कर देना चाहता हूं, क्योंकि आप बच्चों में कंफ्यूजन न रहे। और यही इसमें ये 6 रूप वर्ब के लोग बोलते हैं, 5 रूप होते हैं, मैं इसका भी घोर विरोध करता हूँ, एकदम डट के विरोध करता हूँ। आप तमाम बच्चे जीवन भर के लिए आप बोलो कि वर्ब के 6 रूप होते हैं। आप खुद बोलो, अपने घर में बच्चों को बताओ। अगर आप टीचिंग करते हैं, टीचर है, तो मैं भी आपको सम्मान ढंग से बोलना चाहता हूँ, आदरणीय ढंग से बोलना चाहता हूँ, आदरपूर्वक बोलना चाहता हूँ आपको, कि आप भी बच्चों को सिखाएं कि वर्ब के 6 रूप, प्रकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्ब के 6 रूप होते हैं। मेन वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब की बात मैं नहीं करता, मेन वर्ब के ये 6 रूप होते हैं, का 6 प्रकार नहीं, प्रकार की बात अलग, प्रकार की बात मैं इंट्रोडक्शन क्लास में करने जा रहा हूँ। आपको यही कन्फ्यूजन है, इसलिए आप कहेंगे कि देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में मुख्य क्रिया के 6 रूप होते हैं, और हम इसको डिफरेंटली यूज करते हैं। हमको जैसी जरूरत है, जिस रूप की जरूरत होती है, हम उस रूप का प्रयोग करते हैं। ये चीज जान लीजिए आप, और इसकी चर्चा मैं करूंगा, और आपको इंटरेस्टिंग चीजें जरूर आप देखो वीडियो, और दूसरे को भी दिखाओ। जो मैं बोलता हूं आप देखो इसमें, और मैं जो ही बोलूंगा मैं एकदम, कोई मैं बोला मोटी किताब मैंने आपको दिखाई, मैं लिखा हूं, और कई हजार पीस बिक चुकी है इसकी, और कई किताब हमारी, मैंने 14 किताबें लिखी भाई, 8 किताब टेक्स्ट बुक है और 6 किताबें हमारी प्रैक्टिस सेट है, जिसकी चर्चा मैं भी नहीं करना चाहता। मैं भी पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्शन क्लास में, फिर जाऊँगा तो चर्चा करूँगा, क्योंकि ये किताब आप बच्चों के लिए, और बच्चों के सामने चर्चा ना करूँ तो फिर इसका महत्ता क्या रह जाती है। तो चलिए भाई ठीक है, तो ये था आपको मेन वर्ब के बारे की परिभाषा थी, और उसके रूप के बारे में। लेकिन इस रूप का नाम क्या क्या भाई, कैसे है क्या, हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करने जा रहे हैं। और मैं 2 दिन गैप था, अभी आज मैं इसको इंड करता, लेकिन आज मैं कल इसको इंड कर दूंगा। अगले वीडियो को आप देख लो, और वर्ब का तो वीडियो आप देखो ही, एकदम एक नया कंसेप्ट आएगा। और वर्ब पे तो जो टीचर लोग बोलता है ना, वो मैं इसको पसंद नहीं करता। बहुत सारे टीचर को मैंने बोलते हुए कुछ से कुछ अनाप शनाप मैंने देखा है बोलते हुए, अरे भैया ऐसे मत बोलो, बच्चों को ऐसे मत पढ़ाओ, बच्चों के सामने क्लियर बताओ, क्लियर क्या चीज़ है। आप अपने हिसाब से बच्चों को मत बताओ, बच्चों को बच्चों की तरह समझाइए आप, और उसको क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं। तो चलिए मैं इस वीडियो को मैं ही इंड करूंगा, और मैं पुनः दूसरे वीडियो के साथ में वर्ब का ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में लेकर आऊँगा फिर आपके साथ। तब तक आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना। और लेकिन भाई सब्सक्राइब करो, एकदम लाइक करो, कमेंट तो करो, प्रणाम तो मत भेजोगे, प्रणाम सर वो नहीं, आप सीधा कमेंट करके भेजो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, आप बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।